Hello. We have started the Sale of Goods Act 1930, and movable goods are the subject matter of the contract. So, as per Section 2, subsection 7 of the Sale of Goods Act, good means every kind of movable goods except or other than actionable claims and money. But it includes stocks and shares, growing crops and grass, and things that are attached to land but which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale. So, goods include trademarks, patents, copyrights, then goodwill, electricity, water, etc. So, what is the meaning of actionable claim? So, a claim of unsecured debt is known as actionable claim. मान लीजिए आपको किसी से रुपए लेने हैं, आपने रुपए लिए और उसके बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं दी है, तो वैसे डेट्स को हम एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। तो ये रिकवर करने के लिए कोर्ट की मदद लेनी पड़ सकती, यदि सीधी तरीके से किसी ने पैसे नहीं लौटाए तो कोर्ट की मदद लेनी पड़ सकती है। लेकिन ये एक्शनेबल क्लेम है, वो सेलेबल नहीं है, मतलब वो गुड्स की कैटेगरी में नहीं आता है। और जो कहा मनी, तो मनी मतलब रेयर कॉइन्स, ओल्ड कॉइन्स, यदि वो है तो वो गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो करंट ट्रेंड वाले मनी हैं, जो प्रचलित अभी भी हैं, वैसा वाला मनी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के जो गुड्स हैं उसका हिस्सा नहीं हो सकता। तो आपको ये पता चल गया होगा कि गुड्स क्या है, मतलब हर मूवेबल चीज एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। इसका मतलब शेयर्स भी आ गया, फिर स्टॉक्स भी आ गया, फिर तुम्हारे ट्रेड क्या बोलते हैं, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, गुडविल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, ये सब तुम्हारे गुड्स का हिस्सा है। मतलब इट कैन बी परचेस्ड और इट कैन बी सोल्ड। अब इसमें आया ग्रास, ट्रीज और एनीथिंग अटैच्ड टू लैंड। तो उसको कैसे, तो यदि उसको काटने का, उसको जमीन से अलग करने का अग्री किया गया है, तब वो भी सेल ऑफ गुड्स का हिस्सा हो सकता है। यदि उस पे वो खड़ा ही है तो फिर नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज अटैच्ड टू लैंड। लेकिन जैसे ही उसको काटने का अग्री किया गया तो फिर इट कैन बिकम गुड्स फॉर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब ये गुड्स को और कुछ हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है, जैसे एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कॉन्टिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब क्या, तो जो गुड्स अस्तित्व में हैं, अभी प्रेजेंट हैं, उनको हम एग्जिस्टिंग गुड्स कहते हैं। फिर फ्यूचर गुड्स मतलब जो भविष्य में बनने वाले हैं, मैन्युफैक्चर होने वाले हैं, प्रोड्यूस होने वाले हैं, वैसे गुड्स को हम फ्यूचर गुड्स कहते हैं। तो कॉन्टिंजेंट गुड्स क्या, एक मेरा प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा, तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की उसमें हमने बात की थी, तो वो एक बार देख लीजिए तो कॉन्टिंजेंट समझ में आ जाएगा। तो कॉन्टिंजेंट गुड्स आर कंडीशनल गुड्स। तो कंडीशनल गुड्स कैसे, मान लीजिए कि कोई शिप में आपके कोई गुड्स आने वाले हैं और वो शिप यदि नहीं आई तो गुड्स नहीं आएंगे, है ना, तो वो कंडीशनल गुड्स हो गए। एग्जिस्टिंग गुड्स हैं, दे आर अगेन क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स: स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स एंड अनअसर्टेन गुड्स। तो स्पेसिफिक गुड्स मतलब क्या, नो सपोज यू वांट टू परचेस अ टू व्हीलर। आप टू व्हीलर खरीदने के लिए गए और आपने एक व्हीकल फाइनल किया कि मुझे ये चाहिए, लेकिन अभी उस पर एसेसरीज वगैरह लगनी बाकी है, तो वो आपको बोलेंगे 2-3 घंटे बाद आपको आना पड़ेगा। बट इन द मीन वाइल दे विल राइट द इंजन नंबर, द चेसिस नंबर एंड ऑल दैट। तो अब आपका कौन सा एक व्हीकल स्पेसिफाइड हो गया कि ये व्हीकल चाहिए, तो ये हुए स्पेसिफिक गुड्स। देन असर्टेन गुड्स मतलब ऐसी चीज चाहिए, आप किसी शॉप पे गए, यू वांट टू परचेस चेयर्स, आपने एक सैंपल देखा और आपने उनके पास जो थी उसमें से एक चीज आपको पसंद आई, आपने कहा मुझे ऐसी 50 चेयर्स चाहिए। तो ऐसी जहां पे आपने कहा, इट इज असर्टेन गुड्स। यही तो इट इज स्पेसिफिक, ऐसी तो इट इज असर्टेन गुड्स। तो फिर
वो आपको वैसे ही उस प्रकार की दूसरी 50 चेयर्स निकाल के देंगे. ओके, दिस इज असर्टेन गुड्स. देन अनअसर्टेन गुड्स. अनअसर्टेन गुड्स मतलब यू हैव अ माइंड टू परचेज समथिंग. मान लीजिए आपके फ्रेंड का बर्थडे है, यू गो टू अ गिफ्ट शॉपिंग और आप उनसे कहते हैं कि मुझे 500 रुपए तक का कोई गिफ्ट दिखाइए, या मुझे 1000 रुपए तक का कोई गिफ्ट दिखाइए, या मुझे ग्रीटिंग कार्ड्स दिखाइए. बट यू आर स्टिल going through the things, you have not selected anything. So in that situation it is uncertain goods. Okay, then we come to future goods. तो future goods वो हैं जो भविष्य में तैयार होने वाले हैं, प्रोड्यूस होने वाले हैं, मैन्युफैक्चर होने वाले हैं, वो हुए फ्यूचर गुड्स. और जैसे मैंने बताया कॉन्टिंजेंट गुड्स वो गुड्स हैं जो किसी कंडीशन पे डिपेंडेंट हैं. मतलब सेलर से बायर को वो किसी कंडीशन पे ही जाएंगे. मतलब जैसे मैंने कहा कि यदि शिप आई तो शिप में वो गुड्स आएंगे, तो फिर सेलर बायर को देगा. ये अलग अलग कैटेगरी गुड्स की समझना क्यों जरूरी है? तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पेरिशिंग ऑफ गुड्स. यदि गुड्स को कुछ नुकसान हो गया तो उस वो नुकसान कौन बेयर करेगा, या फिर वेदर इट विल बी लाइक वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, या क्या. तो उसका इफेक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ पेरिशिंग ऑफ गुड्स. हमने जब डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल पढ़ा था, उसमें भी मैंने कहा था कि इन केस ऑफ सेल द गुड्स शुड बी एग्जिस्टिंग एंड स्पेसिफिक. ओके, in case of agreement to sale the goods can be uncertain, they can be future goods, they can be contingent goods. Or in case of uncertain goods, okay, in case of uncertain goods there is no agreement at all. Okay, तो ये चीज में हमने जब डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल पढ़ा था तब भी डिस्कस किया था. तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ पेरिशिंग ऑफ गुड्स. If the specific existing goods में specific goods perish होते हैं तो it becomes void contract. It becomes void contract. मतलब अब आप अगली पार्टी से परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकते कि कुछ भी हो आपको तो परफॉर्म करना पड़ेगा, ऐसा आप नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि अब वो परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है. मान लीजिए जो व्हीकल आपने पसंद किया था उसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर उस पे बिल पे लिखा गया है, और खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हादसा हुआ कि वो गाड़ी बस्ट हो गई, या वो गाड़ी चोरी हो गई, या फिर उस जगह पे उस शोरूम में फायर ब्रेकआउट हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो गाड़ी अब पूरी तरीके से तहस नहस हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है. तो क्या आप दुकानदार से कह सकते हैं कि मुझे वही गाड़ी चाहिए? नहीं कह सकते. तो इट बिकम्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. इन केस ऑफ असर्टेन गुड्स व्हाट विल बी द इफेक्ट. मुझे ऐसी चेयर्स चाहिए और दुकानदार ने यदि आपसे कहा कि आप 5 दिन के बाद आइए, मैं आपको ऐसी 50 चेयर्स बुलवा के देता हूँ, या आप शाम को आइए, मैं निकलवा के रखता हूँ, आपको देता हूँ. और आप शाम को गए, तब तक पता चला कि उस दुकानदार के यहाँ चोरी हो गई थी, उसके यहाँ का पूरा सामान कोई लेकर चला गया. तो क्या यहाँ पे दुकानदार अपनी जिम्मेदारी, परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी से बरी हो जाएगा? नहीं. In that situation, it will remain fully enforceable agreement or contract. Why? Because ऐसी चाहिए, यही चाहिए तो आपने कहा नहीं था, है ना. तो ऐसी चाहिए तो दुकानदार की जिम्मेदारी है कि वो कहीं से भी आपके लिए वो चेयर्स अरेंज करके दे. अब अनअसर्टेन गुड्स की यदि हम बात करें तो आप वो गिफ्ट शॉपिंग पे हैं और अचानक वहां पे चोर आ जाते हैं. यू आर स्टिल देयर. आपने कहा था 500 रुपए तक का गिफ्ट बताइए या 1000 रुपए तक का गिफ्ट बताइए, और वो चोर आ गए और वो दुकानदार के पास से सारा सामान लेकर चले गए, गल्ले पर के रुपए भी लेकर चले गए. अब क्या वो दुकानदार आपको कहेगा कि देख भाई तू वैसे भी आया था कुछ लेने के लिए, तुमको तो वैसे भी कुछ खरीदना था, 500 या 1000 रुपए का तुम खरीदने ही वाले थे, तो नाउ यू विल हैव टू गिव मी 500 रुपीज और 1000 रुपीज. कैन ही से दिस? नो, ही कांट से. व्हाई? बिकॉज देयर वाज नो अग्रीमेंट. कोई अग्रीमेंट ही नहीं हुआ था. तुम्हारे गुड्स तो असर्टेन हुए ही नहीं थे, तो देयर इट वाज अनअसर्टेन गुड्स, तो देयर वाज नो अग्रीमेंट. तो इन दैट केस इवन इफ द गुड्स perish, there it will make no effect on the contract because there was no contract at all. In case of future goods, if the party
fails to perform the contract, the aggrieved party has the right to take action. But in case of contingent goods, again, यदि वो कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, गुड्स आए नहीं, शिप आई नहीं, तो गुड्स आए नहीं, तो इन दैट सिचुएशन द अग्रीव्ड पार्टी हैज नो राइट टू टेक एक्शन, क्योंकि वो कंडीशनल था. यदि शिप में गुड्स आए तो सेलर बायर को देने वाला था. वो शिप में गुड्स आए ही नहीं तो सेलर बायर को देगा नहीं. तो वहां पे यदि गुड्स नहीं आए समय पे तो सेलर के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता. लेकिन फ्यूचर गुड्स में ऐसा तय था कि इस समय पे ये गुड्स मिलने चाहिए, दो इट इज अग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि सेल तो हो नहीं सकता फ्यूचर गुड्स के लिए, बट अग्रीमेंट टू सेल है. फिर भी यदि समय पे वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता है, वो अग्रीमेंट परफॉर्म नहीं होता है, तो बायर सेलर के खिलाफ एक्शन ले सकता है. तो यहाँ पे आज हमने डिस्कस किया द डेफिनेशन ऑफ गुड्स as per section 2 subsection 7 of the Sale of Goods Act. Then what is included in goods and what is not included in goods. Then the various types of goods like existing goods, future goods, contingent goods. Existing goods may be specific goods, ascertained goods, unascertained goods. And then we discussed the effect of perishing of all these goods. मतलब यदि फ्यूचर गुड्स पेरिश हो रहे हैं तो व्हाट विल बी द इफेक्ट, यदि एग्जिस्टिंग गुड्स पेरिश हो रहे हैं तो व्हाट विल बी द इफेक्ट, कॉन्टिंजेंट गुड्स पेरिश हो रहे हैं तो व्हाट विल बी द इफेक्ट. सो आई होप द कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू. इसके अलावा आपको कोई और विषय पे कोई वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय.